देखिए आप लोग चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी अवकल समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो अवकल समीकरण आपका क्या है? सर्वप्रथम आपको यही समझना है कि अवकल समीकरण क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर, समझिए, इस चैप्टर का नाम भी है, यही आपको हेडिंग भी डालना है। अवकल समीकरण क्या होता है, पहले आपको इसको समझना है। तो देखिए अभी तक आप लोग जो भी समीकरण पढ़े हैं लगभग इस टाइप का समीकरण पढ़े हैं, जैसे x+3 बराबर 0 या 2x + y बराबर 5, या इस टाइप का पढ़े हैं sin x + cos x बराबर 0। ऐसा आपने समीकरण पढ़ा है। लेकिन ये सब समीकरण, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, ठीक है, ये आपके चरराशियों के समीकरण हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अवकल समीकरण नहीं है। अवकल समीकरण तब सब होता है जब उसमें अवकलज भी हो, यानी अवकल गुणांक हो। जिससे आपके सामने ये लिखा है y बराबर 2x + 3, यह एक समीकरण है। आप लोग जानते हैं इसमें दो चर राशियाँ हैं, x और y। तो x स्वतंत्र चर है, x कैसा चर है? स्वतंत्र चर। और y कैसा चर है? परतंत्र चर। हमने आपको बताया था y परतंत्र चर क्यों होता है? क्योंकि y का मान x पर निर्भर करता है। अगर x का मान बदल जाएगा तो y का भी मान बदल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हाफ x y, तो x का मान जिससे हमने 1 लिया तो y का मान क्या होगा? 2 1 के 2, 2 3 5। अब x का मान 2 ले लिया, 2 दूना 4, 4 3 7, यानी y का मान x पर निर्भर कर रहा है, तो y x का हलन है। और y को परतंत्र चर कहेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर x है, क्योंकि उसका मान हम अपने मन से ले रहे हैं, अपनी इच्छा से ले रहे हैं। लेकिन y का मान जो है स्वतंत्र चर के अनुसार निकलता है, तो y परतंत्र है, इसलिए y का नाम परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है। अब अवकल समीकरण क्या हो? अवकल समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें अवकलज हो, अवकल गुणांक भी उपस्थित हो। जिसे आपको ऐसे लिख दिया जाए dy/dx + 2x बराबर 0। यह एक अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें आपका स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर x है ना, और परतंत्र चर y का अवकलज है, यानी y का अवकल गुणांक है। यानी अवकल समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो, तो ऐसे समीकरण को हम अवकल समीकरण। अवकल समीकरण कुल मिला के क्या निकला? स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो, तो यह कैसा समीकरण होगा? अवकल समीकरण है। तो केवल यह जरूरी नहीं कि अवकल समीकरण केवल यही है, ठीक है। अवकल समीकरण इस टाइप का भी हो सकता है d2y/dx2, यानी y का सेकंड द्वितीय अवकलज और प्लस 3y + 4x बराबर 0, यानी कुछ भी हो उसमें क्या होना चाहिए? हाँ, dy/dx होना चाहिए। तो यहाँ पे dy/dx का 2 बार जो है अवकलज हुआ। तो जिसमें dy/dx मौजूद है वह कैसा समीकरण है? अवकल समीकरण, ठीक, वह अवकल समीकरण है। तो समझ में आया? ये सब अवकल समीकरण नहीं है, ये भी अवकल समीकरण है, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, लेकिन यह जो है, ये दोनों जो है अवकल समीकरण, जिसमें कुल मिला के उसकी पहचान क्या है? dy/dx, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना नोट करिए, इसके बारे में अभी बहुत कुछ बताना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जिसमें वाले सपोज करिए कि y का प्रथम अवकल गुणांक है, तो उसको हम किस तरह से निरूपित करते हैं? तो y का x के सापेक्ष अगर पता, जैसे कोई y x का फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x, तो y के प्रथम अवकल गुणांक को कैसे लिखा जाता है? y का प्रथम अवकल गुणांक, तो y का जो प्रथम अवकल गुणांक है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो y का प्रथम अवकल गुणांक कई ढंग से लिख सकते हैं आप, ऐसे dy/dx यानी ddx ऑफ y, y का s के सापेक्ष
एक बार अवकल गुणांक है। इसको आप y डैश भी लिख सकते हैं, ऐसे y डैश भी लिखा है तो यानी y का प्रथम अवकल गुणांक। इसको y1 भी लिख सकते हैं, y1 भी लिखा है तो इसका मतलब y का s के सापेक्ष प्रथम अवकलन, यानी एक बार अवकलन किया। अब इसी y का अगर दो बार अवकलन करते हैं तो उसको कहते हैं y का द्वितीय अवकल गुणांक। तो द्वितीय अवकल गुणांक को आप कितने ढंग से लिख सकते हैं, ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये अवकल समीकरण में आपको कई रूपों में सब देखने को मिलेगा। y डैश के रूप में मिलेगा, y1 के रूप में मिलेगा, dy बाई dx से। y का जो द्वितीय अवकल गुणांक है इसको आप ऐसे लेते हैं d2y बटा dx2, यानी y का s के सापेक्ष दो बार अवकलन। एक बार करिए फिर दोबारा करिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y2, ठीक है। अब जैसे y का तृतीय अवकल गुणांक है, y का तृतीय अवकल गुणांक, इसको आप इस तरह से लिखते हैं d3y अपान dx3। इसको ऐसे लिखते हैं y ट्रिपल डैश या y3 से लिखते हैं, इसे लिखते हैं y3 से। इसको जल्दी नोट करिए। अभी आपको हम बताना है हमें अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? अवकल समीकरण की कोटि अवकल समीकरण की कोटि, हाँ देखिए अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है इसके बारे में आप लोग समझिए। तो अवकल समीकरण कोई भी अवकल, जैसे आपके सामने तीन अवकल समीकरण लिखे हैं dy बाई डी एक्स सब बराबर e पावर x, d2y बटा dx2 प्लस y बराबर 0, d3y बटा dx3 प्लस x स्क्वायर d2y पान dx2 का होल क्यूब बराबर 0। तीन अवकल समीकरण लिखे हैं। तो किसी भी अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है तो उसमें आप चेक करिए कि उसका अधिकतम कितना अवकलज या अवकल गुणांक अधिकतम कितना है, कितनी बार वो अवकलन किया गया है। तो जो अधिकतम अवकलन किया जाता है वही उसका कोटि है। तो जैसे आप पहले इक्वेशन में देखिए कोटि इसकी क्या होगी, पहले समीकरण में आपकी कोटि क्या होगी, ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स बराबर e पावर x। y का कितनी बार अवकलन किया गया है, यानी y का प्रथम अवकलज है। तो y का प्रथम अवकलज यानी एक बार अवकलन किया गया है तो इसका कोटि क्या होगा, एक होगी। अब इसमें देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है y का, दो बार। अधिकतम कितना अवकलज किया गया है, दो बार। तो इसकी कोटि क्या होगी, दो। यानी अधिकतम जितनी बार अवकलज उसमें उपस्थित है वही उसकी कोटि है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे y का कितनी बार अवकलज हुआ है, तीन बार। y का कितनी बार, तीन बार। लेकिन यहाँ अंदर कितनी बार हुआ है, दो बार। तो जो कम वाला है वो नहीं होगा, जो अधिक वाला। अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, तो अधिकतम यहाँ तो दो बार अवकलन किया गया है लेकिन यहाँ पर तीन बार। तो इसकी कोटि दो नहीं होगी, कोटि इसकी तीन होगी, इसकी कोटि तीन। तो जितनी बार अधिकतम अवकलन किया जाता है वही उसकी कोटि होती है। हाँ देखिएगा, अवकल समीकरण की हम घात आपको बताना चाहते हैं कि अवकल समीकरण का घात क्या है। तो किसी भी अवकल समीकरण का घात देखिए, समझिए। अवकल समीकरण का घात क्या होता है, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम अवकलज का जो घात होता है वही अवकल समीकरण का घात होता है, अधिकतम अवकलज का। अब यहाँ देखिए आप लोग कहेंगे क्या, जैसे आपका एग्जाम्पल एक है, आपके सामने लिखा है d3y अपान dx3 प्लस d2y अपान dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx बराबर 0। देखिए इस अवकल समीकरण का घात क्या होगा, जरा समझिए। यहाँ अवकलज कितनी बार हुआ, देखिए यहाँ पे y का एक बार अवकलज हुआ, सिर्फ एक बार। y का प्रथम अवकल गुणांक ना, यहाँ y का कितनी बार अवकलज हुआ, दो बार। y का द्वितीय अवकल गुणांक, यहाँ y का कितनी बार अवकलज हुआ है, तीन बार। तो अब कहेंगे कि कौन सा घात है, समझिए। तो अधिकतम अवकलज का घात, यहाँ पे देखिए प्रथम अवकलज का घात कितना है, एक है। यहाँ द्वितीय अवकलज हुआ है, इसका घात कितना है, दो है। और यहाँ पे तीन बार अवकलज हुआ है, तीन बार y का अवकल गुणांक। तो अधिकतम अवकलज कौन सा है, तीन।
तो अधिकतम अवकलज का जो घात होगा वही अवकल समीकरण का घात होगा। अब कहेंगे सर ये वाला घात होना चाहिए, लेकिन ये वाला अधिकतम नहीं है, अधिकतम अवकलज का घात नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम अवकलज कितना है, 3 बार है। d3y बटा dx3, इसका घात कितना होगा, 1 होगा। तो इसका घात जो है आपका 1 है। यहाँ पे देखिए इस अवकल समीकरण में घात जरा चेक करिए, यहाँ पर देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अवकल गुणांक नहीं है। इसमें अवकल गुणांक 1 बार है, तो इसका 1 बार अवकल गुणांक, इसका घात कितना है, 2। यहाँ भी 1 बार है, यहाँ पे समझिए, यहाँ भी 1 बार अवकलन हुआ है, तो 1 बार अवकलन यहाँ भी है और 1 बार अवकलज यहाँ भी है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, दोनों जगह तो 1 बार अवकलज दोनों जगह है, तब उसमें कम वाला घात नहीं होगा। जब इनका अवकलज समान है तो जो घात जो है अधिक है। जब अवकलज समान है यानी प्रथम अवकल गुणांक यहाँ भी है, प्रथम अवकल गुणांक यहाँ भी, तो इसमें जो अधिक वाला होगा वही इसका घात होगा। तो यहाँ पे घात कितना है, 2। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आप लोग समझिए इसमें अवकल समीकरण के घात में। आप इस समझिए कि किन स्थितियों में आप घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। पहली बात क्या होना चाहिए, जो अवकल समीकरण है यह एक अवकलज अवकल गुणांक में बहुपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुपद। तो बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुपद का मतलब होता है कि जो अवकल गुणांक है उसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, धनात्मक। यानी कोई भी अवकल जो समीकरण है, अवकल समीकरण क्या होना चाहिए, अवकलज में बहुपद होना चाहिए। अवकलज में बहुपद, बहुपद होना चाहिए। बहुपद होने का मतलब क्या है कि जो अवकलज है उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जिससे मान लीजिए आपका अवकलज ऐसे है d3y बटा dx2 या dx3 प्लस d2y बटा dx2, या घात इसका हम -2 कर दे रहे हैं, इसका घात कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए, अच्छा एक ही समझिए, प्लस dy/dx बराबर 0। अब देखिए इस अवकल समीकरण में घात को नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि इसका घात ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो जब घात ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तो इसका मतलब यह अवकल गुणांक में बहुपद नहीं है। तो अवकल गुणांक में बहुपद नहीं है तो आप यहाँ पे इसका घात परिभाषित नहीं कर सकते, यहाँ पे इसका घात परिभाषित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, क्यों, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अवकल गुणांक में बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है ऋणात्मक। बहुपद होने का मतलब है कि उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरी चीज़ कब नहीं परिभाषित कर सकते हैं, जैसे आपके साथ ऐसे लिखा हो dy/dx, ध्यान दीजिए dy/dx प्लस साइन, देखिए साइन, अब यहाँ पे कोष्ठ में लिख दिया गया dy/dx, सभी लोग समझिएगा। तो यह भी आप परिभाषित नहीं कर सकते। देखिए ये अवकलज क्या होना चाहिए, अवकल गुणांक में बहुपद होना चाहिए, लेकिन यहाँ साइन का कोण dy/dx आ गया, साइन dy/, जहाँ साइन 45 अंश 30 अंश कुछ भी होना चाहिए, साइन π/4 साइन π/6। तो यहाँ पर क्या है, आप घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अवकल गुणांक में बहुपद नहीं रह गया, क्योंकि अब साइन भी मिक्स हो गया उसी में। तो यहाँ पे घात परिभाषित नहीं कर सकते हैं, घात परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब यह अवकल गुणांक में बहुपद नहीं है। ठीक है, और किन स्थितियों में आप घात परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका e⁻x हो, देखिए e⁻x फलन पड़े हैं ना, तो e पावर जैसे dy/dx हो जाए, ठीक है, जैसे log के साथ कुछ होता है ना, log 2x log 3x, तो log के साथ अगर जहाँ पे 2x 3x होना चाहिए वो dy/dx हो गया। इन सारी स्थितियों में आप घात को परिभाषित नहीं कर सकते।
यहाँ पे वही बात होगी ऊपर वाली, घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सिर्फ क्या होना चाहिए, वैसे आपको ये स्थिति नहीं मिलेगी, ये वाली आपके प्रश्नावली में जो NCERT की बुक्स है, आपको ये स्थितियाँ मिलेगी, साइन के साथ dy/dx कोण में आ जाएगा, तो कोण में आ गया तो आप इसके घात को परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, अब इतने से आपकी पहली प्रश्नावली जो है लग जाएगी, पूरी सवाल